हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लास। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप के आने वाला है। स्टूडेंट, यदि आप भी 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप यकीन मानिए आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वायरल मॉडल पेपर का जितना सारा है लिखने वाला वर्णनात्मक प्रश्न, मैंने सबको एक एक करके अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के साथ जितने भी हैं प्रश्न सबको मैंने हल कराया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हूं। पूरा ये जो वायरल मॉडल पेपर है फुल हल है इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि हमको थोड़ा जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। देखिए, यह प्रश्न पत्र जो है खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, और इसमें खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर दे करके आना है। उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद कहीं पर भी काटना मिटाना नहीं है। तो चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आपका पहला खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना चाहिए। यानी कि हमें वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब जब बनाना होगा तो अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखना होगा। कहाँ पे रखेंगे? आपका ऑप्शन है कि वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे। वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में, दर्पण के ध्रुव पी पर, या दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। तो देखिए, वस्तु का जब वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम दर्पण के ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? प्रति मीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता की इकाई जो होती है डायोप्टर भी होती है, डायोप्टर भी होती है, लेकिन डायोप्टर जब नहीं दिया रहेगा तो आपको प्रति मीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल लगा के चले आना है। ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं मारना है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, या बैंगनी रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? कि बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य श्वेतांभ प्रतीत होता है सूर्योदय के काफी पूर्व, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय, सूर्यास्त के काफी बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दोपहर के समय जो है ना सूर्य श्वेतांभ प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सफेद है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक का अनुप्रस्थ काट पर, या चालक के आकार पर। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चालक के पदार्थ घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक अनुप्रस्थ काट पर और चालक के आकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 वाला हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, 1 को श्रेणी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, 2 को श्रेणी क्रम में तथा शेष को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो सभी को हम लोग किस श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर में। और ध्यान दीजिए, जब अधिकतम जोड़ना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, या ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब 8 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऑप्शन है तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्युमिनियम। तो कौन सी धातु है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, तो एल्कीन कौन सा है बाबू? तो CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आप प्रश्न संख्या 10 है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है, इसका पीएच मान संभव है। तो जब भी कोई बिलियन होगा लाल लिटमस को नीला करेगा तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 7 से अधिक, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे डी होना चाहिए, 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, आयनिक आबंध, एक संयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध, त्रिसंयोजी आबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे वाला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो जल को जीवाणु रहित बनाने में कौन सा उपयोगी पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जल का वहन होता है, राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 है कि आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? टमाटर का, बैगन का, मटर का या सरसों का। तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा कि मटर का प्रयोग किया था। किसका? मटर का प्रयोग किया था, राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो देखिए मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, यह पुरुषों में होता है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 पढ़ते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू व घास के ऊपरी भूस्थारी या इनमें से कोई नहीं। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यानी कि आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेजोडियम में या लेंसामिनिया में। तो देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? टेस्ट में होता है, राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? लैमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने या मार्गन ने। तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डार्विन ने किया था। अब हम लोग खंड ब पढ़ेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। कौन सा दर्पण लगा है? एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ पे दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। तो इसका हम लोग हल करेंगे, लिखित हल है आपका। पहले लगाएंगे हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। ठीक है, अब दिया क्या किया गया है? तो दिया गया है r बराबर 2 मीटर। ठीक है, यानी कि त्रिज्या जो है r बराबर 2 मीटर दिया गया है और वस्तु की जो दूरी है
ओ -4 मीटर है ना, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखते हैं, तो -4 मीटर हो जाएगी। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 होता है, यानी कि r के जगह पर 2 रखना है और बटा में 2, तो 1 मीटर आ जाएगा। जो जो हमारा आएगा फोकस दूरी 1 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग दर्पण के सूत्र लगा देंगे। दर्पण के सूत्र क्या होता है कि 1/f = 1/v + 1/u से। अब जहाँ-जहाँ रखना है रखेंगे 1/v, ठीक है। अब यहाँ से 1/f में से 1/u उधर जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मान जो है पुट ऑन कर देंगे, रख देंगे अच्छे तरीके से। 1/v, 1 की जगह पर 1 और f का वेरिएबल कितना आया था, तो 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और u की जगह पर -4 रख देंगे। फिर इसे हल करेंगे तो ये 4 + 1 बटा में 4 हो जाएगा, यानी 5 बटा में 4 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो भी है v का मान 4/5 यानी कि 0.8 मीटर आएगा, कि 0.8 मीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। चलिए यहाँ अब इसके लिए हम लोग किरण आरेख कैसे खींच देंगे, तो किरण आरेख हमारा जो है ना उत्तल दर्पण है, अच्छे से ऐसे करके खींच देंगे। उसके बाद हम लोग किरण आरेख कहाँ पे रख देंगे भाई, वस्तु को रख करके ऐसे खींच करके बना देंगे। हमको पूरा से पूरा यहाँ से कितने नंबर का है ये, तो ये आपका बहुत 4 नंबर का था, है 4 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे किस पे, प्रश्न संख्या दूसरे वाले पर। दूसरा वाला हमारा क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किरण आरेख भी बनाइए। चलिए हमको दिया क्या किया गया है, दिया गया है v बराबर -100 मीटर, -100 मीटर, और u जो है कहाँ तक होना चाहिए, अनंत तक, और फोकस दूरी हमको निकालना है f। अब लेंस का सूत्र लगा देंगे तो 1/f = 1/v - 1/u से, और 1/f = हो जाएगा, v के जगह पर क्या रख देंगे बाबू, तो -100, क्या रख देंगे, -100, और उसके बाद -∞, ठीक है। तो 1/f = क्या हो जाएगा, -1/100, f = हो जाएगा -100 मीटर। उसके बाद किरण आरेख खींच देंगे, क्या कर देंगे, किरण आरेख खींच देंगे। उसके बाद इसे यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी ओम के नियम हमें लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, तो अच्छे तरीके से बाबू बिल्कुल लिखना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच का एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा, दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसका परिपथ निम्न प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा परिपथ बन जाएगा, ये हमारा कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यह हमारा अमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज वाला भी यहाँ लगा देंगे, प्लस और माइनस। अब देखिए भी जो होता है, भी किसके इम्प्रोपोर्शनल होता है, तो आई के। यहाँ इम्प्रोपोर्शनल जब हटेगा, समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है आर, भी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर। आर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आर को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। ओम का ये साइन है, कभी कई बार पूछ देता है कि भाई बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम ही होता है, ये ओम का चिन्ह है। अब चलिए आगे है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहले चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई एल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर और उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम 3 नंबर का उत्तर लिख करके आएंगे, बिल्कुल हमारा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर की तरफ। एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने सारे ये क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट ही है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्र बनाकर के वर्णन कीजिए। किसी एक का, तो हम लोगों ने विद्युत मोटर का जो है ना, इसका हमने अपने चैनल पर पढ़ाया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत जनित्र और अच्छे से लिखेंगे विद्युत जनित्र होता क्या है। लिखेंगे
कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र का क्या काम है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत में हम लोग लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं में नियंत्रण परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और बाह्य परिपथ और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, इतना लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही तो है विद्युत जनित्र का काम। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे रचना। रचना में भाई क्या क्या होता है? तब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के चार मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, सर्पी वलय और ब्रूस। ठीक है, तो चार लिख देंगे, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। ये कितने नंबर वाला क्वेश्चन है? तो लॉन्ग आंसर तो है, यहाँ से हमको पूरे 6 नंबर मिल जाएगा। फिजिक्स का टॉपिक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उपभाग 2 को। ये रसायन वाला है। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। प्रोपेनॉल का, ठीक है, प्रोपेनॉल का। चलिए बाबू, प्रोपेनॉल का हम लोग लिख देंगे संरचना सूत्र। प्रोपेनॉल का क्या होता है? CH3 CH2 CHO। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का। तो 2 मेथिल पेंटोनोइक अम्ल का क्या हो जाएगा? C6H12O2। C6H12O2। आगे हम लोग लिखेंगे किसका? आगे है प्रोपीन का। तो प्रोपीन का क्या हो जाएगा? CH3H6। उसके बाद 2 मेथिल ब्यूटेन 2 का। ठीक है, इसका हो जाएगा C5H12O। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि सोडियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम वे तत्व है जिनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। प्रश्न पहला है क वाला कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर हमको देना है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के बीच में। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6, पहले का उत्तर लिखना है कि पहला क्या कह रहा था कि किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है। तो हम लोग लिखेंगे कि सोडियम का परमाणु आकार बड़ा है क्योंकि परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण परमाणु आकार बाएं से दाएं घटता जाता है। इतना लिख देंगे। ठीक है, रीजन भी हो गया कि क्यों बड़ा है। दूसरा ख वाला है कि कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो लिखेंगे कि एल्युमिनियम सबसे कम प्रतिक्रियाशील है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं कम हो जाती है। तो ये आपका आंसर संख्या ख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 रीजन लिखेंगे, हमको पूरे के पूरे यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। कितने? 4 नंबर यहाँ से गेन हो जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। 7 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है 7 के लिए। एक एक बात को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हमको बोर्ड परीक्षा में जाकर के जरा सा भी दिक्कत ना हो। आपका पहला क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस रिएक्शन करने के बाद जिप्सम बनाता है। डाट डाट करके छोड़ा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे रिएक्शन कराएंगे तो जिप्सम बनेगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो CaSO4 डाट हाफ H2O प्लस किससे क्रिया कराएंगे? H2O, यानी कि जल से क्रिया करा देंगे तो हमारा CaSO4 डाट H2O बन जाएगा, यानी कि जिप्सम बन जाएगा। यहाँ तक का हो गया। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों लोग जब क्रिया करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब क्रिया करेंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन जो है बिल्कुल ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, मतलब बी का आंसर हो जाएगा। अब सी है कि जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक कार्बोनेट क्रिया करने के बाद जिंक ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे भरना है। तो देखिए, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का जब होगा तो यह टूटता है किसमें? ZnO में, जिंक ऑक्साइड में, और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस जो होती है क्या होती है? तो निकल जाती है ऊपर की तरफ। चलिए अब डी नंबर पढ़ते हैं।
डी नंबर हमारा है कि मैग्नीशियम प्लस, यहाँ मैग्नीशियम में किससे से क्रिया कराया जाए ताकि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बने। तो ठीक है, Mg जो है मैग्नीशियम में हम किससे से क्रिया करा देंगे, तो HCl से, हाइड्रोक्लोरिक से। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। अब ई नंबर है कि ई नंबर बाबू है कि बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेगा। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इधर बना है, यहाँ पे क्या बनेगा, तो देखिए बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट और यहाँ से 2HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एफ का आंसर देंगे कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड का रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। एक तो लिखा है कि सोडियम नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट था, ये सोडियम आयोडेट दोनों का क्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो सिल्वर आयोडेट बनेगा तथा सोडियम नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर क्या भरना है, तो सिल्वर आयोडेट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 हमारा उपभाग क्या है कि मेंडल के नियम क्या है, उनको ऊंची चित्रों द्वारा समझाइए। भाई मेंडल के नियम क्या है आपको समझाना है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8, मेंडल का नियम लिखेंगे कि मेंडल ने बताया कि दो विपरीत युग्मक में से केवल एक युग्मक के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं और दूसरा उपस्थित होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। पृथक्करण का नियम उन्होंने दिया था। पृथक्करण के नियम क्या है कि किसी संकर में उपस्थित प्रत्येक लक्षणों के वैकल्पिक स्रोतों का अपनी पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या है हमारा बाबू की पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नमनांकी चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग लगाएंगे 9 और पुष्प में निषेचन का जो भी है वर्णन उसका करेंगे। ठीक है, ये हमारा पुष्प है, इसे हम लोग बना देंगे। इसके आगे लिखेंगे कि निषेचन पौधों में यौन प्रजनन की प्रक्रिया है जो परागकण नली के परागकण और अनुकरण के बाद होती है। ठीक है, परागकण और अनुकरण के बाद होती है। नर युग्मक यानी पराग का मादा युग्मक यानी डिंब के साथ संलग्न से एक द्विगुणित युग्मज को जन्म देना ही निषेचन कहलाता है। ये ठीक है। अब ऐसे हम लोग चित्र बना देंगे, ये बता देंगे कि ये हमारा क्या है, तो ये परागकण है, ये वर्तिका होती है, ये नर युग्मक होता है, ये पराग नली होती है, ये आपका बाबू यहाँ से अंडाशय होता है, ये मादा युग्मक होता है। ठीक है, इस तरह से जो होता है पुष्प में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये वाला है पुष्प के निषेचन क्रिया। अब हम लोग का 10 नंबर है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्णन कीजिए। भाई वनों का संरक्षण करना या वनों को बचाना क्यों आवश्यक है, इसका वर्णन करना है हम लोगों को। देखिए अब लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10। प्रश्नोत्तर संख्या 10 लगाने के बाद हम लोग को लिखना कैसे है कि वन विभिन्न प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। वन जो है विभिन्न जातियों का क्या करता है, आवास प्रदान करता है। यह दुनिया की 80% स्थलीय जैव विविधता का घर है और कई अलग अलग मानव बस्तियों के लिए आजीविका भी प्रदान करता है। जो वन है वो मानव बस्तियों के लिए भी आजीविका का कार्य करता है। हालांकि जंगलों के खत्म होने का मतलब पेड़ों का खत्म नहीं है, साथ ही संपूर्ण परिस्थितियों का भयानक परिणाम के साथ विघटित होने लगता है। यहाँ आराम से आपको लिख देंगे तो ये हो जाएगा कि भाई वन को संरक्षण क्यों करना है। वन जब बचेंगे तभी भी मानव का जो जीवन है आगे क्रियाशील रहेगा, ये चलेगा। अब आपका है कि विकराण नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए या मानव के पाचन तंत्र का नमनांकी चित्र बनाइए तथा पोषक प्रक्रिया को समझाइए। आराम से हमको उत्तर इसका देना है। ठीक है, अब आपका क्या है प्रश्नोत्तर संख्या 11 लगाएंगे। वृकाणु की संरचना, इसमें होता क्या है लिखेंगे कि प्रत्येक वृक में लगभग, ठीक है गिन लीजिए, 3
3 2 5 और 2 7 यानी कि 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसे रचना, ठीक है, रचना से होता है, जिसे वोमेन स्फुट कहते हैं। यह कोशिका गुच्छ नामक रक्त केशिकाओं के एक जाल को घेरता है। ये हो जाएगा। आपका ऐसे ही चित्र बना देना है, ठीक है। बीजाणु का ऐसा बिल्कुल हम लोग चित्र बना देंगे। यहाँ जो होती है ये मूत्रवाहिनी होती है, इस बिल्कुल चित्र बन जाएगा आपका। इस तरह से जो मॉडल पेपर के 11 क्वेश्चन है सबको सॉल्व मैंने करा दिया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने भी वर्णनात्मक है सब आपने सीख लिया, MCQ सीख लिया। तो स्टूडेंट, अगर यह हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी बजा दीजिए, ताकि जाने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँच जाए।